सो अभी तक भी सौ कि जो पीडीपी और बीजेपी का अलायंस शुरू हो गया था 2014 में ऑन दी जिस टाइम पे 28 सीट्स पीडीपी को मिली थी 2014 लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो फिर उसके बाद फर्स्ट इट वाज मुफ्ती मोहम्मद सैयद हु को दिस एक्चुअली अलायंस्ड विद द बीजेपी इन 2014, फिर दिस डॉटर ऑफ दिस मुफ्ती सैयद महबूबा मुफ्ती इन 2016 जो उन्होंने अलायंस किया था। तो एट द एंड वही सा कि बीजेपी ने कैसे फिर इस अलायंस को ब्रेक किया इन 2018, ठीक है 18 एक्चुअली, क्योंकि 18 में ही जून के मंथ में उन्होंने अपने मिनिस्ट्रीज को वापस बुलाया था एंड दे हेल्ड ए मीटिंग ऑन दैट पर्पस, सो दे ब्रोक दैट अलायंस विद पीडीपी, ठीक है। इट वाज द मंथ ऑफ जून। और जब भी सरकार गिर जाती है किसी भी स्टेट में तो वहाँ पे उस टाइम पे क्या लगता है, प्रेसिडेंट रूल लगता है किसी भी स्टेट में, बट विथ वन एक्सेप्शन ऑफ जे एंड के वॉज द ओनली स्टेट जहाँ पे पहले क्या लगता था, गवर्नर रूल, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसा क्यों होता था कि सिर्फ जे एंड के स्टेट ऐसा था जहाँ पे गवर्नर रूल लगता था, क्योंकि यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अलग था। यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 92 में ऐसा लिखा था जब भी जे एंड के स्टेट में सरकार गिर जाएगी तो यहाँ पे 6 मंथ्स के लिए क्या रहेगा, गवर्नर रूल। इट्स एक्सप्लिसिटली मेंशन इन आर्टिकल 92 ऑफ कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, जे एंड के कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारा आइन अलग था, तो इसी में लिखा था कि यहाँ पे पहले गवर्नर रूल लगेगा, ठीक है। सो इट वाज द ओनली स्टेट ऑफ इंडिया जहां कुछ अलग होता था एंड ये अलग क्या था, गवर्नर रूल पहले अप्लाई होता था फॉर 6 मंथ्स। तो इन द मंथ ऑफ जून दिस गवर्नर रूल वाज इंप्लीमेंटेड इन जे एंड के। जब सरकार गिर गई तो ये कब तक चलेगा गवर्नर रूल, 6 मंथ्स कब होंगे खत्म, जून से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, ठीक है। सो टेक्निकली 19th दिसंबर 2018 को गवर्नर रूल क्या हो गया, गवर्नर रूल हो गया एंड, ठीक है। और इसी डेट पे फिर कश्मीर पे लगाया गया प्रेसिडेंट रूल। अदरवाइज जो बाकी स्टेट्स है इंडिया की, अगर वहां पे सरकार गिरती है वहां पे डायरेक्टली क्या लगता है, प्रेसिडेंट रूल लगता है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगता है, बताओ, द वंस हु आर डन विद पॉलिटी। 356 प्रेसिडेंट रूल के बारे में कहता था कि जब भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाएगी, यानी कि स्टेट हिंदुस्तान के आइन के हिसाब से नहीं चल रहा है, उस स्टेट में वहां की सरकार गिर जाती है और वहां पे लग जाता है प्रेसिडेंट रूल। बट देयर वाज एक्सेप्शन ऑफ जे एंड के जहां पे पहले क्या लगा, गवर्नर रूल, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ्स ऑन दिस डेट यहां पे जे एंड के में क्या लग गया, प्रेसिडेंट रूल। अब टेक्निकली ये कब खत्म, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल भी जो है ये लगता है पहले 6 मंथ्स तक, ठीक है। तो ये टेक्निकली कब खत्म होने वाला था, आफ्टर 6 मंथ्स, दैट मीन्स इट वाज अबाउट एंड इन जुलाई 2019। बट जून 2019 में ही इसको क्या किया गया, एक्सटेंड। किसकी बात कर रहा हूं, प्रेसिडेंट्स रूल को एक्सटेंड किया गया विथ मोर 6 मंथ्स। कहा और 6 मंथ के लिए यहां पे क्या रहेगा, प्रेसिडेंट रूल रहेगा। लेकिन जो इससे पहले प्रेसिडेंट रूल लगा था 2018 में, उसके दिसंबर में, तब कुछ अलग हो गया था जो हमारे लीडरशिप को नहीं दिखा यहाँ पर कि समथिंग डिफरेंट हैज हैपेंड। अब प्रेसिडेंट रूल लगता है कैसे है, कैसे लगता है प्रेसिडेंट रूल, मान लो कि फॉर एग्जांपल लेट जे एंड की भी नॉर्मल स्टेट, ठीक है, यहाँ पे सरकार गिर गई तो मान लो प्रेसिडेंट रूल लगेगा। ये कैसे लगेगा, सबसे पहले ये डिक्लेयर कौन करता है कि स्टेट हिंदुस्तान के आइन के हिसाब से नहीं चल रहा है, गवर्नर ऑफ द स्टेट। गवर्नर का काम होता है, जब हमने गवर्नर डिस्कस किया था पॉलिटी में, गवर्नर का काम होता है हर 14 दिन के बाद रिपोर्ट भेजता है वो कहाँ, सेंट्रल प्रेसिडेंट को, कि स्टेट में चल क्या रहा है। जितने भी स्टेट्स है, 28 स्टेट्स है, 28 स्टेट्स के गवर्नर हर 14 डेज फोर्टनाइटली रिपोर्ट भेजते कहा सेंटर को व्हाट इज गोइंग ऑन इनटू द स्टेट। तो अगर कभी भी गवर्नर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि स्टेट इज नॉट रनिंग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वहां की सरकार गिर जाती है, वहां लगता है प्रेसिडेंट रूल। तो मेथड यहीं से शुरू होता है, इट्स एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो जब 2018 में दिसंबर के मंथ में प्रेसिडेंट रूल लग गया, अब जब पहले गवर्नर बोलता है कि स्टेट सही से नहीं चल रही, यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाओ, फिर क्या होता है सेंटर में, वहां इस पर बिल आती है। ऑरली कुछ नहीं होता है, सब कुछ रिटन होता है, क्योंकि यू आर रनिंग ए कंट्री, सो यू कांट डू एनी डिसीजन ऑरली। तो वहां के पार्लियामेंट में बिल आएगी, उसमें लिखा यही रहेगा कि हमें फलानी स्टेट में क्या लगाना है, प्रेसिडेंट रूल लगाना है। उस हाउस में, फिर उन हाउसेज में क्या होता है, वोटिंग होती है उस बिल पे, ठीक है। समझो यहाँ पे ये पार्लियामेंट बैठा हुआ है, ठीक है, हमने ये डिसाइड किया हमें इस क्लास में लगाना है प्रेसिडेंट रूल, जो बगल वाली क्लास है, तो हम यहाँ पे बिल लाते इस पर डिस्कस करेंगे। अगर हम में से मेजॉरिटी ने कहा, सिंपल मेजॉरिटी ने कहा कि हाँ जी
वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो तभी जाके लगेगा। तो इसीलिए इस बिल पे जो प्रेसिडेंट रूल लगता है किसी स्टेट पे, इस बिल पे वोटिंग होती है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो 2018 में जब ये बिल बनाई गई, इस पे जब वोटिंग होगी तो वहां पास हो गया ये सेंटर में, तो तब जाके यहां लग गया प्रेसिडेंट रूल। लेकिन प्रेसिडेंट रूल में इस बार, आई एम सेइंग अबाउट दिसंबर 2018, जब इस बार प्रेसिडेंट रूल लग गया था J&K में, इस बार अलग क्या हो गया था, तीसरा क्लॉज लिखा था इस प्रेसिडेंट रूल में, क्योंकि बिल क्या होता है, रिटन फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसके तीसरे क्लॉज में लिखा था, क्लॉज थर्ड में क्या लिखा था, इन्होंने बस ये इसमें मेंशन किया था, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ J&K इज इक्वल्स टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और दूसरी बात क्या लिखी थी इसमें, गवर्नर ऑफ JK इज इक्वल्स टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो नॉर्मली प्रेसिडेंट रूल में नहीं लिखा होता। जब ये बिल बनती है, जहां पे जिस भी स्टेट में प्रेसिडेंट, फॉर एग्जाम्पल अभी किसी पंजाब स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाना होगा, तो उसके लिए बिल आएगी, वो वैसे ही सिंपल पास हो जाएगी, कहां पे, पार्लियामेंट में। लेकिन उनमें कुछ ऐसी चीजें नहीं लिखी होती है। लेकिन इस बिल में जो JN के लिए आई थी 2018 में, इसमें कुछ ऐसी चीजें लिखी थी। इसका आपको मीनिंग आगे समझ आएगा कि ये सब क्यों लिखा गया था, ठीक है। यहीं से तो शुरू हो गया असल में, विच वॉज एक्चुअली द प्लान ऑफ द गवर्नमेंट, वो यहीं से शुरू हो गया। जब 2018 के दिसंबर में प्रेसिडेंट रूल लग गया J&K पे, उनने क्लॉज 3 में कुछ ये 2 बातें लिख के रखी थी, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली जो J&K की है, किसके बराबर है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नर ऑफ J&K इज इक्वल टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कब हो गई, इन दिसंबर 2018। तो प्रेसिडेंट रूल चलता गया, तो जुलाई में खत्म होना था प्रेसिडेंट रूल, लेकिन उससे पहले ही जून में फिर से इसको किस ड्यूरेशन से बढ़ाया गया, बाय 6 मंथ्स, ठीक है। ये इसलिए बढ़ाया जा रहा था, ये तरीका ढूंढ रहे थे, नाउ हाउ वी हैड टू एक्चुअली एब्रोगेट आर्टिकल 370। और जो मेन मुद्दा था, मेन मकसद जो था, वो ये था कि J&K पे आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होना चाहिए। हम पहले से ही डिस्कस करते आ रहे हैं, सारा जो मुद्दा था वो किसके लिए था, आर्टिकल 3 के लिए। आर्टिकल 3 एप्लीकेबल नहीं था J&K पे। अगर हिंदुस्तान के आइन में कोई आर्टिकल एप्लीकेबल था J&K पे, तो वो कौन से थे, आर्टिकल 1 एंड 370 इटसेल्फ, ठीक है। वो सब याद है ना आपको। तो सारा जो प्ले चल रहा था, इट वाज एक्चुअली टू अप्लाई आर्टिकल 3 ऑफ J&K, ठीक है। तो वही हम देखेंगे वो कैसे हो गया। यहां तक समझ आया आपको। तो कहां तक आए, द मंथ जून 2019, क्या क्या इस टाइम पे 6 मंथ्स एक्सटेंशन किस पे, हाँ, एक्सटेंशन ऑन प्रेसिडेंट्स रूल। और इस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल किस बहाने से एक्सटेंड किया, यहां के गवर्नर ने, जो यहां पे गवर्नर था, तो उसने रिपोर्ट दे दी कि अभी यहां पे हालात सही नहीं है, तो प्रेसिडेंट रूल को कंटिन्यू करो आप और 6 मंथ्स के लिए बढ़ाओ। तभी सेंटर ने फिर से वोटिंग की, 6 मंथ से और बढ़ाया किसको, प्रेसिडेंट रूल को। इस टाइम के दौरान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लूप होल था, वो ढूंढा सरकार ने, ठीक है। वो लूप होल कहां पे मिला, अचानक से नजर पड़ गई आर्टिकल 367 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है ये आर्टिकल, सारा जो हो गया J&K के साथ, वट एवर वी आर फेसिंग राइट नाउ, ओनली बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल। इसके बारे में किसी ने सुना था पहले, आपने इतना सुना होगा, यहाँ पे वो हटाया, ये हटाया, किस वजह से ये सब हो गया, इट वॉज ओनली ड्यू टू दिस आर्टिकल, आर्टिकल 367 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन सा आर्टिकल, इट्स ऑल्सो टर्म्ड एज इंटरप्रिटेशन आर्टिकल। क्यों कहते हैं इसको इंटरप्रिटेशन आर्टिकल, ये आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक पावर देता है कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है, आप उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर दो। इट गिव्स एक्सप्लिसिट पावर, यानी कि अनलिमिटेड पावर्स टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आपको दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई वर्ड ऐसा लग रहा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो जिस हिसाब से आप उसको इंटरप्रेट करोगे, उस वर्ड को वही माना जाएगा। तो है ना, अनलिमिटेड पावर्स ये प्रेसिडेंट के पास। तो जब इस आर्टिकल पे नजर पड़ी, तो गवर्नमेंट को मिल गया प्रेसिडेंट। अब देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में पहले ही बता चुका हूं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भी करता है वो किनके कहने पे करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि जो सरकार होती है एक्चुअली मुल्क की, तो उसके कहने पे प्रेसिडेंट फंक्शन करता है। वट एवर प्रेसिडेंट डूज, ही डूज ऑन द ऑर्डर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वी नो दैट कि प्रेसिडेंट, जो आर्टिकल 74 हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट हैज टू टेक एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑलवेज, वट एवर ही हैज टू डू, ही हैज टू टेक देयर एडवाइस, ठीक है। और वो भी बाइंडिंग होती है सेकंड टाइम, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलेगा प्रेसिडेंट को सुनना ही सुनना है वो। तो बस बता दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने किसको, प्रेसिडेंट को, यूज दिस आर्टिकल।
अब प्रेसिडेंट को यूज करना था ये आर्टिकल, लेकिन कहां पे, उसको कौन सा क्लॉज देखना था जिससे वो इंटरप्रेट करेगा कि क्या उसको बदलना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जिसकी वजह से आर्टिकल 370 हट सकता है। ठीक है, आपको आर्टिकल 370 क्लॉज 3 याद है? आर्टिकल 370 क्लॉज 3 क्या था वो? आर्टिकल 370 क्लॉज 3 सिंपल लैंग्वेज में, अगर आर्टिकल 370 को हटाना है कभी, वो कौन कहेगा, वो कौन करवा सकता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ J&K। ठीक है, प्रेसिडेंट ने क्या किया, उसने इस आर्टिकल का यूज किया 367, कहा मुझे कोई ऐसी बॉडी दिख नहीं रही है, ना तो मुझे समझ आ रही है। ठीक है, कहा आई एम नॉट सीइंग दिस बॉडी एनीवेयर नॉर आई एम अंडरस्टैंडिंग कि क्या बॉडी है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सो उसने सिंपली क्या किया, उसने कहा आई कंसिडर दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ J&K, जो मेरी समझ में आ रहा है, आई कंसिडर दिस एज लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ J&K। अमेंड किया आर्टिकल 370 क्लॉज 3 को, जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ J&K लिखा था, उसको बनाया लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ J&K। क्या अभी भी हो सकता था एब्रोगेट? अभी भी नहीं हो सकता था। ये बस बैकग्राउंड तैयारी चल रही थी कि करना कैसे है। आपको ये समझ आया कि हाउ दे एक्चुअली यूज द लूप होल इंटरप्रिटेशन आर्टिकल को ऐसे यूज किया सरकार ने थ्रू प्रेसिडेंट, एंड उन्होंने कैसे इस वर्ड को बदल दिया। प्रेसिडेंट ने सीधे कहा मुझे समझ नहीं आ रहा, ना तो मुझे बॉडी कहीं दिख रही है, क्योंकि थी नहीं बॉडी, ये तो डिसॉल्व हो गई थी बहुत पहले। कहा ना तो मुझे दिख रही है, ना तो मुझे समझ आ रही है कोई ऐसी बॉडी। उसने सिंपली क्या कहा, आई कंसिडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ J&K एज लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ J&K। ठीक है, दैट वाज अमेंडमेंट टू द आर्टिकल 370 क्लॉज 3। अब समझ गए? अब आर्टिकल 370 को हटाने की बारी थी, वो कैसे कर सकते थे? इतना समझ आपको व्हाट वाज गोइंग ऑन? अब जब ये चेंज हो गया, यहां से अब असल मुद्दा शुरू हो गया। जो भी हमने फिर देखा, चाहे वो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 था, चाहे वो J&K के 2 हिस्से करने थे, चाहे वो J&K को यूटी बनाना था, वो सब इसके बाद हो गया। अब देखो क्यों। What happened after this? That in 2019, August 5th, ठीक है, पहला जो था दैट पहले रेजोल्यूशन लाया गया अमेंडमेंट टू द आर्टिकल 370 क्लॉज 3, जो मैं अभी आपसे कह रहा था, वो इस डेट को हो गया। रेजोल्यूशन वाज ब्रॉट, रेजोल्यूशन फॉर अमेंडमेंट किसमें होगी? आर्टिकल 370 क्लॉज 3। अंदर का मैटर आप जानते हो, वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ J&K लिखा था, उसको चेंज किया लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ J&K से। ठीक है, जो दूसरा फिर प्रेसिडेंशियल, क्योंकि जो भी हो सकता था J&K में, वो सिर्फ किससे हो सकता था? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। हम पहले ही देख चुके हैं, वट एवर चेंज कैन बी देयर, वो कौन ला सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दूसरा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या आ गया? द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू J&K 2019, यानी कि प्रेसिडेंट बता रहा है अपने ऑर्डर में कि मैं हिंदुस्तान का आईन अप्लाई कर रहा हूं, किस पे? J&K पे। क्या ये टेक्निकली पॉसिबल था, जो हमें अभी तक पता है? नहीं। क्यों? ये तभी हो सकता था, हमने देखा था, अगर कोई भी आर्टिकल हिंदुस्तान के आईन का लगेगा किस पे? J&K पे, उसके लिए आपको क्या करना है? कंकरेंस लेना है। क्या लेना है? कंकरेंस लेना है। और लास्ट में फाइनल डिसीजन किसका होगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ J&K का। ये हम सीख चुके हैं अभी तक। तो व्हाट दे डिड ऑन दिस पॉइंट, पहली जो इन्होंने कर रखा था 2018 के दिसंबर में, वो क्या बताया था? लेजिस्लेटिव असेंबली इज इक्वल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और यूजिंग आर्टिकल 367 प्रेसिडेंट ने क्या बताया था? इक्वेशन बन गई ना, when A is equal to B is equal to A is equal to, यही हो गया बस। ये मैथ्स पढ़ा है ना सबने, सिंपल है ये। तो दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ J&K इज इक्वल टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब सब करना कहां पे था? पार्लियामेंट में। पूरा J&K का बोलते ना पत्ता ही साफ कर दिया, कोई रोल ही नहीं रहेगा J&K का किसमें? इन द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू दिस स्टेट ऑफ J&K। इसीलिए जो ये बिल थी, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू दी
J&K, ये अब कौन करेगा? खुद प्रेसिडेंट। इसमें ना तो दिस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ J&K की जरूरत थी, ना तो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ J&K, क्योंकि वो सब किसके बराबर है अब? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये जब बैकग्राउंड तैयारी करके रखी थी हिंदुस्तान ने पहले से ही, यानी कि जो यहाँ पे गवर्नमेंट थी, तभी जाके ये पॉसिबल हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो इंडिया है वो अप्लाई हो गया किस पे? J&K स्टेट पे। कब? इसी दिन 2019 में 5 अगस्त को। ये सब एक ही दिन चल रहा था। पहले एक रेजोल्यूशन आया कि आर्टिकल 370 क्लॉज सी को अमेंड करो, उसकी जगह पे वहां पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ J&K की जगह वहां पे क्या लगाओ? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ J&K। उसके लिए तो पहले से ही तैयारी करके रखी थी। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ J&K इज इक्वल टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो दे जस्ट applied this method and they made it possible कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो अप्लाई हो गया किस पे? J&K स्टेट पे। यही तो मेन मुद्दा था। एक बार अप्लाई होना था बस, उसके बाद फिर एक तरफा सब कुछ चला, चाहे वो आर्टिकल, अब आपको कोई भी आर्टिकल हिंदुस्तान का अप्लाई करना है J&K, अब आप आराम से कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई किया किस पे? J&K स्टेट पे, ठीक है। जब ये बिल, ये प्रेसिडेंट ऑर्डर आ गया, इसके बाद बिल आई अब सरकार में। ये प्रेसिडेंट कर रहा था अभी तक, जो पावर्स प्रेसिडेंट के पास थे उसने अमेंड किया किसको? आर्टिकल 370 को। हमने देखा था ये सिर्फ वही कर सकता है जब इसको कौन बोलेगा? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाया था लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव असेंबली को बनाया था पार्लियामेंट, यानी कि वो खुद देखेगा इसको। तो प्रेसिडेंट ने अमेंड किया आर्टिकल 370 क्लॉज 3 को, ठीक है। उसके बाद क्या किया? प्रेसिडेंट ने अप्लाई किया हिंदुस्तान का आइन किस पे? J&K स्टेट पे। अब आएगी सरकार। सरकार ने लाई एक और बिल, वो क्या था? वो था इसी सेम डेट पे 5 अगस्त को ये बिल भी लाई कहां पे? राज्यसभा में। अब ये कर सकते हैं रीऑर्गेनाइज, यानी कि अब ये कर सकते हैं J&K स्टेट के साथ कुछ भी। रीऑर्गेनाइज मतलब क्या है? अब आप इसको जोड़ो तोड़ो, नाम बदलो, बाउंड्री चेंज कर लो, यू कैन डू एनीथिंग, उसे कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए स्टेट, ठीक है। तो ये कौन कर सकता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 3, जो मैं आपको बता रहा हूं कि रीऑर्गेनाइज करना किसी स्टेट को वो सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कर सकता है। और पार्लियामेंट को कौन और ये पावर देता है? हिंदुस्तान के आइन का आर्टिकल 3 किसको देता है? पार्लियामेंट को पावर टू रीऑर्गेनाइज दी स्टेट्स, ठीक है। तो यहां से अब इनने किया अंडर आर्टिकल 3 सब कुछ, ठीक है। अब हमने अंडर आर्टिकल 3 भी पढ़ा है कि कैसे होता है ये, ठीक है। लेट अस डिस्कस आर्टिकल 3 के अंदर जब भी किसी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना होता है तो वो कैसे करती है? पार्लियामेंट। आर्टिकल 3 के अंदर जब भी, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ तेलंगाना स्टेट, ठीक है। वी नो दैट साउथ इंडियन स्टेट था एक, दैट वाज आंध्र प्रदेश। कुछ ऐसा आंध्र प्रदेश था। 2014 में बहुत डिमांड्स आई, यहाँ के जो तेलंगाना के लोग थे इनने बहुत डिमांड किया कि हमें अलग से स्टेट चाहिए। दे प्रोटेस्टेड फॉर दी सेपरेट स्टेट। लेकिन एक स्टेट में से 2 कौन बना सकते हैं? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वही अंडर आर्टिकल 3, ठीक है। तो ये कैसे होगा? अब जब इनने डिमांड की तो सबसे पहले सेंटर में क्या होगा, यानी कि यूनियन में बिल बनेगी इसकी, दैट वी वांट टू एक्चुअली डिवाइड आंध्र प्रदेश इनटू 2 स्टेट्स ऑफ तेलंगाना अलग और आंध्र प्रदेश अलग, यानी कि इस स्टेट से ही हम निकालेंगे तेलंगाना स्टेट को अलग, ठीक है। तो एक बिल बनेगी इसके लिए जो तैयार होगी, जो गवर्नमेंट, वन ऑफ दी कैसे होम मिनिस्टर फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक द एग्जाम्पल, होम मिनिस्टर विल प्रिपेयर दी बिल, होम मिनिस्टर अमित शाह राइट नाउ, ठीक है। उसने बिल तैयार की, लेकिन बिल तैयार करके अब इसको कहाँ लाना है? बिल को हाउस में, यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में लाना है, सबके सामने रखना है, वहां पर डिस्कशंस होते हैं, वोटिंग होती है, फिर जाके ये सब चीजें होती है जब सहमति होगी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की। लेकिन हाउस में लाने से पहले लेट अस अज्यूम होम मिनिस्टर ने बिल बनाई, तैयार की, उसको पहले जाना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं। आर्टिकल 3 के अंदर जब भी किसी स्टेट के 2 हिस्से करते हैं या 2 स्टेट्स को जोड़ के एक स्टेट बनाना हो या कुछ भी करना हो, वो कैसे होता है? तो वी टुक द एग्जांपल ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, जस्ट डिस्कसिंग द एग्जांपल टू मेक यू पीपल टू अंडरस्टैंड कि कैसे अंडर आर्टिकल 3 प्रोसेस चलता है। तो होम मिनिस्टर ने कहां भेजा इस बिल को? प्रेसिडेंट के पास, ये पूछने के लिए कि प्लीज रिकमेंड अस कि हमें ये बिल इंट्रोड्यूस करनी है हाउस में, पार्लियामेंट में, क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो प्रेसिडेंट विल डिमांड फॉर सम टाइम। मान लो कि प्रेसिडेंट ने कहा आई नीड 2 डेज, लेकिन इन 2 दिन एक्चुअली नहीं चाहिए था, हम टेक एग्जांपल 2 डेज। इन 2 दिन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा? ये इस बिल को भेजेगा कहां पे? आंध्र प्रदेश के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी कि उनको भेजेगा
फॉर यू कैन से दैट फॉर उनकी इंफॉर्मेशन के लिए कि हम ऐसा सोच रहे हैं सेंटर पे आंध्र प्रदेश के 2 हिस्से करेंगे, हम दूसरा स्टेट बनाएंगे, इससे कौन सा, तेलंगाना। तो पहुंच गई ये बिल कहाँ, आंध्र प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। तो पढ़ने के बाद क्या वो इससे मना कर सकते हैं कि नहीं हम अपनी स्टेट के 2 हिस्से नहीं होने दे सकते, ठीक है। वो दे कांट एक्चुअली डू एनीथिंग, इट वाज जस्ट कि प्रेसिडेंट ने इन्फॉर्म किया किसको, आंध्र प्रदेश को, कि हम आपकी स्टेट के 2 हिस्से कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग अदर स्टेट। सो इट इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। इनका ओपिनियन कुछ नहीं मैटर करेगा, वो बाइंडिंग नहीं है। ये ज्यादातर रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि ऐसा नहीं करो, फिर मर्जी है प्रेसिडेंट की करना है या नहीं। तो सब कुछ कहां पे होता है, यूनियन में ही होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं स्टेट की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इंश्योर्ड नहीं है इंडिया में। किसी भी स्टेट को कभी भी तोड़ा जा सकता है, किसी 2 स्टेट्स को जोड़ के एक स्टेट बना सकता है इंडिया। ये सारा पावर कहां पे, सेंटर में ही है। तो वहां पे जब ये बिल वापस आएगी कहां, प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट फिर से बुलाएगा किसको, होम मिनिस्टर को। देन ही विल टेल होम मिनिस्टर नाउ इंट्रोड्यूस दिस बिल इनटू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो जब वो पार्लियामेंट में लाएगा, अब उसकी मर्जी है होम मिनिस्टर की, क्या वो इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करना चाहता है, पहले राज्यसभा में लाना चाहता है या पहले लोकसभा में। ये कहीं भी ला सकते हैं, अपनी मर्जी पे है। आपका मन है राज्यसभा में पहले लाना तो वहीं ला सकते हो, आपका मन है लोकसभा में तो वहीं लाओगे आप। तो मान लो कि होम मिनिस्टर ने फिर इसके बाद कहां लाई ये बिल, लोकसभा में। लोकसभा में इसी बिल पे, कौन सी बिल, जिस बिल पे लिखा है कि आंध्र प्रदेश के 2 हिस्से होंगे, इससे क्या निकालेंगे हम, तेलंगाना स्टेट अलग निकालेंगे। इस बिल पे लोकसभा में क्या होगी, वोटिंग होगी। वोटिंग में क्या मिलनी चाहिए आपको, सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या था, 50% वोट्स किसका, लेकिन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब देखो इस क्लास में मान लो 50 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन आज 40 ही आए हैं, तो इनको बोलेंगे हम प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो जो यहां पे आए हुए हैं इसका मोर देन 50% की 51% फॉर एग्जांपल, 50% प्लस 1, ठीक है। तो वो होता है सिंपल मेजॉरिटी। जितने अब देखो ये प्रेजेंट एंड वोटिंग क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है, 50%, लेकिन किसका, जो आए हैं और जो वोट कर रहे हैं उसका। तो मान लो कि लोकसभा में अब आए हैं इस दिन, जिस दिन ये बिल आई, ठीक है, कि आंध्र प्रदेश के 2 हिस्से करने। मान लो लोकसभा में आए हैं 400 लोग, टोटल मेंबर्स असल में होते कितने लोकसभा में, 543 मेंबर्स। अब मान लो 143 एब्सेंट है इस दिन हाउस से, 400 प्रेजेंट है, 400 आए हुए हैं। तो कितने वोट्स मिलने चाहिए लोकसभा में इस बिल को पास करने के लिए, 201, क्योंकि 50% हो गया, 200 प्लस 1, ठीक है। तो 201 वोट्स मान लो मिल गए, तो सिंपल मेजॉरिटी से पास होगी कहां पे, लोकसभा में ये बिल। फिर जाएगी ये बिल कहां पे, राज्यसभा में, क्योंकि दोनों हाउसेज से पास होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो आपकी जो फॉर एग्जांपल आपके घर पे आपकी और आपके चाचू की जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है उसमें दोनों की सहमति होनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि एक भाई उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ कर सकता है, वट एवर द प्लान्स आर, दूसरे भाई को इन्फॉर्म करे बगैर। जब एक भाई भी पास करेगा उस चीज को कि हाँ ये करने हम जा रहे हैं, दूसरा भाई भी पास करेगा, तब जाके वो होगा। अब समझ, वैसे ही यहाँ पे ये मान लो ये 2 भाई है, लोकसभा और राज्यसभा। पहले यहाँ पास इसने कहा ठीक है कर लो, फिर कहा गया राज्यसभा भेजो। अब जब बिल राज्यसभा जाएगी वहां पे भी इस पे क्या होगी, वोटिंग। वहां भी चाहिए कौन सी मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी। अब हम जानते हैं राज्यसभा की जो मेंबरशिप है, कितने एमपीज राज्यसभा में बैठते हैं, 245। अब मान लो 45 एब्सेंट है इस दिन, कितने आए हैं, बस यहां भी कितने आए, 200 लोग आए हैं, ठीक है। तो 200 का सिंपल मेजॉरिटी क्या होगा, 200 सॉरी 101। मान लो वहां ये वोट्स 101 मिल गए, तो दोनों हाउसेस में क्या हो गया, पास हो गया। पास होने के बाद फिर कहां जाएगी ये बिल, जब 2 भाई होते हैं उनकी कॉमन प्रॉपर्टी है, दोनों भाई ने सहमति दिखाई, एंड पे फिर किसके पास जा सकते हो, फादर के पास। अगर वो जिंदा हुआ तो फिर उसको इन्फॉर्म करते, फिर अगर वो फाइनली बोलता हाँ कर लो दोनों भाई मिलके ये, तो तब जाके वो करते। अगर फादर ने मना किया तो ये दोनों भाई नहीं कर सकते। तो फादर इज द इंपॉर्टेंट रोल फॉर 2 ब्रदर्स। तो वैसे यहां फादर कौन अब होगा, प्रेसिडेंट। अब ये बिल जो यहां से पास होके आई, लोकसभा ने पास कर दी, उसके बाद राज्यसभा ने पास कर दी, यही आएगी प्रेसिडेंट के पास, किसके लिए, उससे क्या देना है इस पे, एसेंट। दैट मींस आई मीन से सिग्नेचर उसका जब होगा इस बिल पे, तब बनेगा ये बिल एक्ट, और तब होगा इस स्टेट का, जो ये स्टेट यहां पे हमने रखा था, तब होंगे इसके 2 हिस्से, और ऐसे ही प्रोसेस चला, ठीक है। तो सेम यही होना था किसके लिए, जे एंड के लिए, क्योंकि अब जे एंड के सिंपल स्टेट बन गया।
क्योंकि जब उस पर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 370 अमेंड कर लिया गया, आर्टिकल 370 को हटा भी लिया गया। सबसे पहले यही हो गया कि आर्टिकल 370 को क्या किया, एब्रोगेट किया गया। फिर दूसरा स्टेप क्या किया प्रेसिडेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अप्लाई किया किस पे, जे&के पे। उसके बाद नॉर्मल प्रोसेस ये वाला चलना था आर्टिकल 3 के अंडर, ठीक है। तो मान लो वही कर लेते हैं, ये हमारा जे&के फॉर एग्जाम्पल स्टेट है, तो इसके इनको क्या करने थे, दो हिस्से करने थे, एक तो लद्दाख और जे&के, कुछ ऐसे है, ठीक है। अदरवाइज ये एक ही था सारा, जे&के लद्दाख जो था ये एक ही स्टेट था। लेकिन जो अब आर्टिकल 3 के अंडर इनको करना था वो क्या था, बाइफर्केशन, रीऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसी को। जब एक स्टेट के साथ को चेंज लाई गई, इट्स कॉल्ड एज रीऑर्गेनाइजेशन। यहां पे चेंज क्या लानी थी, एक स्टेट से 2 यूटीज निकालनी थी इनको, जे&के और लद्दाख यूटी। तो हुआ वैसे ही, लेट मी टेक, फिर से वही होम मिनिस्टर, ठीक है। होम मिनिस्टर ने बिल तैयार की, वो किसको भेजी, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को टेक्निकली कहां भेजनी है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे&के, लेकिन वो किसके बराबर है, तो वो कहां भेजेगा, तो वहीं पे चला रहे सब कुछ। नो पार्ट ऑफ जे&के वाज देयर, ठीक है। तो उसने भेजी वापस, मतलब मजाक चल रहा आपस में, इसने वापस एचएम को भेजी, क्योंकि पार्लियामेंट ऑलमोस्ट उन्हीं का है ना, वो तो यूनानिमसली चला रहे थे ना सब कुछ। 2019 में देयर वाज द कंप्लीट मेजॉरिटी किसकी थी, बीजेपी की, विद 303 सीट्स। तो यानी कि पूरा सेंटर बीजेपी अकेले चला रहा था, कोई कोलिशन की जरूरत भी नहीं थी उनको, ठीक है। तो उसने वापस मान लो कि एचएम से ही पूछा कि करना है इंट्रोड्यूस, क्योंकि एचएम इज नाउ बेस्ड ऑन द जे&के, क्योंकि जे&के की लेजिस्लेटिव असेंबली किसके बराबर है, पार्लियामेंट के बराबर, यानी कि वो आपस में ही कर रहे हैं सब कुछ अब। तो प्रेसिडेंट ने इसको कहा हाँ जी करना है इंट्रोड्यूस, या इन्फॉर्म किया, उसने कहा हाँ कर दो। तो प्रेसिडेंट ने फिर एचएम को ही बोला कि नाउ इंट्रोड्यूस दिस बिल इनटू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तब जाके अमित शाह, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इंट्रोड्यूस दिस बिल, जिसमें यह लिखा था दैट वी आर गोइंग टू बाइफरकेट द स्टेट ऑफ जे&के इनटू 2 यूटीज, ठीक है। इस बिल को 5 अगस्त को कहां पे लाया, राज्यसभा में। हमारी एग्जाम्पल में अभी क्या था, लोकसभा, बट मैंने आपसे वही कहा था ये मर्जी है फिर जो इंट्रोड्यूस कर रहा है बिल, वो राज्यसभा में भी ले सकता है, लोग पहले मतलब इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। इस पे सवाल भी आया था दैट इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। देखो ये पॉइंट्स है ना कि कहां पे पहले इंट्रोड्यूस हो गया, किस डेट पे हो गया, यही क्वेश्चंस बनते रहते हैं, ठीक है। एसएसबी में अक्सर मैंने ये क्वेश्चंस देखे हैं। और जब मैंने जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे देखा था, जब कुछ एसआई के एग्जाम चल रहे थे, 2 बार हो गया था, उसमें यही लिखा था दैट जे&के रीऑर्गेनाइजेशन बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाउसेस। इंट्रोड्यूस्ड जाना तो दोनों हाउसेस में है इसको, लेकिन इंट्रोडक्शन कहां पे हो गया, ठीक है। तो इसने कहां किया, राज्यसभा में, ठीक है। जब राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया इस बिल को, तो वहां पे जब वोटिंग हो गई, ठीक है, तो उस दिन जितने भी मेंबर्स आए थे, इट वाज एक्चुअली उस वोटिंग में कुछ 125 नहीं 125, हाँ 125 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा दे फेवर्ड दिस बिल, और 61 लोग ने क्या, वो अगेंस्ट थे इस बिल के, ठीक है। तो 125 दैट मीन सिंपल मेजॉरिटी मिली हुई है, तो राज्यसभा में पास हो गया ऑन 5 अगस्त 2019। एक दिन में उसी सेम डे इंट्रोड्यूस किया, उसी सेम डे वोटिंग होगी, उसी सेम डे पास भी कर दिया, जो एक्चुअली खुद में एक गलत चीज है। क्योंकि जब भी कोई बिल हाउस में लानी होती है, यू हैव टू गिव द ब्रेक, यू हैव टू गिव द डेज फॉर डिस्कशन, यू हैव टू गिव डेज टू द एमपीज, ताकि वो इस बिल को अच्छे से पढ़े। अब बिल थोड़ी एक पेज पे लिखा होता है, ठीक है, बिल कम से कम 200-300 पेज पे लिखी होती है। अब इज इट टेक्निकली पॉसिबल कि आप 2 घंटों में 200-250 पेज पढ़ रहे हो? इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन। लेकिन आप वहीं पे ला रहे हो, वहीं पे डिस्कस करो, वहीं पे पास भी कर दीजिए। सो ये पार्लियामेंट्री लूप होल है कि पार्लियामेंट का जो असल में तरीका है काम करने का, उसको भी फॉलो नहीं किया गया। इस पे भी केस किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जो होता है उसको फॉलो नहीं किया व्हाइल डीलिंग विद दिस बिल, जो बिल जे&के के 2 हिस्से कर रही थी, ठीक है। प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया क्योंकि ऑन दिस इट वाज नॉट पॉसिबल, सेम डे पे आप ला रहे हो, सेम डे पे पास भी कर रहे हो। सो ऑन 5 अगस्त इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, वहां पे वोटिंग हो गई, सिंपल मेजॉरिटी मिली और पास हो गया 5 अगस्त 2019 को ही। अगले दिन भेजा गया इसको, कहां, अगला दिन मतलब 6 अगस्त। तो जब लोकसभा भेजा गया, वहां भी वोटिंग, वहां तो सब बीजेपी ही था विथ मेजॉरिटी सीट्स 303 सीट्स, तो वहां पे भी जब वोटिंग हो गई, दे गॉट द सिंपल मेजॉरिटी इन लोकसभा ऑन 6 अगस्त एंड इट वाज पास्ड ऑन द सेम डे अगेन इन लोकसभा आल्सो। जो फिर से लूप होल बन गया कि इन्होंने भी कैसे ऐसे कर दिया कि एक ही सिंगल डे में इसको इंट्रोड्यूस भी कर दिया और इसको पास भी कर दिया,
क्लियर है? तो इट वॉज पास्ड इन लोकसभा ऑन 6 अगस्त। 5 को कहा हो गया राज्यसभा, 6 को कहा किया लोकसभा में। इसके बाद भेजा गया किसको, जैसे नॉर्मल प्रोसेस होता है, इट वॉज सेंट टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 9 अगस्त इस पे क्या किया, अपना एसेंट दिया या यू कैन से सिग्नेचर किया, एंड दिस बिल बिकेम दी एक्ट। बिल बन गया। एक्ट मतलब अब उस पर अमल करनी है, अब उसको इंप्लीमेंट करना है ऑन ग्राउंड, ठीक है। एनेक्ट कहते हैं इसको। इट वाज एनेक्टेड ऑन 9 अगस्त 2019। तो ये तीनों प्रोसेस जब हो गए तो फिर जाके फिर जेएनके पे जब इंप्लीमेंटेशन हो गया, यानी कि जेएनके जब जिस दिन 2 हिस्से एग्जैक्टली ऑन ग्राउंड किए गए, वो कब किया गया, इट वाज गिवन द गैप अक्टूबर, 31 अक्टूबर। बीच में 1.5-2 महीने रखे गए, तो 31 अक्टूबर को एक्चुअली जेएनके स्टेट के 2 हिस्से हो गए, 2 यूटीज बनाए गए, जेएनके एंड लद्दाख। तो इसी पूरे प्रोसेस को कहते हैं जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसमें ये सब हो गया। ये समझ आया यहाँ तक? दिस वाज ऑल द स्टोरी राइट फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स। कि प्रिंसली स्टेट्स कैसे थे, इंडिपेंडेंस टाइम के टाइम पे 3 स्टेट्स ऐसे थे जो मान नहीं रहे थे किसी के एक्सेशन। तो वी सॉ जूनागढ़, वी सॉ हैदराबाद एंड वी सॉ कश्मीर। कश्मीर किस किस दौर से गुजरा हुआ है, कब इंडिया पाकिस्तान पहला वॉर हो गया, कब ट्राइबल इन्वेजन हो गया, तो कैसे उसको टैकल किया, कैसे द सीज फायर लाइन बनाई गई, उसके बाद कैसे डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट इवेंट्स होते गए राइट फ्रॉम 1946। तो वी सॉ अप टू 2019 जब जेएनके के साथ पूरा स्टेटस, एक तो उसका स्पेशल स्टेटस भी छीना गया, आर्टिकल 370 खत्म किया गया, ठीक है। वो भी कैसे, यूनानिमसली सेंटर ने किया, ना तो यहाँ के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मतलब एज पर से सामने जो दिखा उनका कोई रोल नहीं था, ना तो जेएनके की लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रोल था, ना तो जेएनके की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ना तो थी, ना उनका रोल था, ठीक है। सो इट वाज यूनानिमसली डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो दैट इज व्हाई दे एक्चुअली जो अलायंस था बिटवीन पीडीपी एंड, अब अगर अलायंस होता पीडीपी एंड बीजेपी तभी पॉसिबल नहीं होता, तो जरूरी था उनके लिए, तो यू कैन से दैट एब्रोगेट आर्टिकल 370, उनको जरूरी था कि उनको पहले अलायंस खत्म करना है, फिर जाके जेएनके का स्टेटस चेंज हो सकता है। सो ऑल वाज डन ओनली विथ वन आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज आर्टिकल 367, जिसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जिसकी वजह से जेएनके बचा था। क्योंकि जब भी केस आता था इस पे कि जेएनके का आर्टिकल 370 खत्म करो, वो क्या था, टेम्पररी था, तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा बोलता था वो सिर्फ खत्म कौन कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ जेएनके, और वो बॉडी है ही नहीं। तो उसी को चेंज करना था, असल में वहीं से सब शुरू हो गया था। सो इट वाज ड्यू टू आर्टिकल 367, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इंटरप्रेट किया कि मैं जो ये देख रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ जेएनके, मुझे ये समझ नहीं आ रही है बॉडी, ना तो मुझे दिख रही है ये फिजिकली ऑन ग्राउंड, सो आई कंसिडर दिस बॉडी एज लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जेएनके। So that was a starting जहां से ये सब गेम चली, and how article 370 was abrogated। और एक बार जब वो एब्रोगेट हो गया तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अप्लाई किया किस पे, जेएनके स्टेट पे। और जब कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हो गया, दैट मींस आर्टिकल 3 भी क्या हो गया, अप्लाई हो गया। और अंडर आर्टिकल 3 हाउ इट वाज एक्चुअली बाइफर्केटेड वो भी हमने देखा, एंड इट वाज यू कैन से दैट डन लाइक दैट कि 2 यूटीज बनाए गए, यूटी ऑफ जेएनके एंड यूटी ऑफ लद्दाख।